हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैंने टीडीएस और टीसीएस के दो नए इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने जा रहे हैं वो डिस्कस करने के लिए बनाए हैं। ये दोनों प्रोविजंस लार्ज स्केल पे हम सभी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे और यही दोनों प्रोविजंस आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के थ्रू सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H जो कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है और सेक्शन 194 ओ जो कि पेमेंट मेड्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के बारे में बात करते हैं। ये दोनों प्रोविजंस को डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो गुड्स के केस में टीसीएस पहले भी एप्लीकेबल था, बट वो कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ही एप्लीकेबल था। बट अब इसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है। ये हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा, आज हम इस वीडियो के थ्रू ये दोनों प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H की। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी देखें, तभी आपको ये सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे से समझ आएंगे। सो ये वाला जो प्रोविजो है ये फाइनेंस एक्ट 2020 ने डाला और ये एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अक्टूबर 2020 से। सो क्योंकि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी में, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम ये प्रोविजंस बहुत अच्छे से समझें। ये एप्लीकेबल कब होगा? सबसे पहले तो ये सेलर के केस में एप्लीकेबल होगा। सेलर को जो कंसीडरेशन मिल रहा है वो गुड्स के लिए मिल रहा है एंड उन गुड्स के लिए जो कंसीडरेशन मिल रहा है वो 50 लाख से ज्यादा है। तो उस केस में उसे टीसीएस कलेक्ट करना होगा। कितना टीसीएस कलेक्ट करना होगा? उसे 0.1% टीसीएस उसे कलेक्ट करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कहीं ना कहीं मन में सोच रहे होंगे कि जीएसटी भी था, अब टीसीएस भी आ गया। तो यस, टीसीएस भी आ गया एंड कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हम सबको वाइडली इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब अगर मेरे बायर के पास पैन नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं टीसीएस के जनरल प्रोविजंस की बात करूं तो अगर पैन नहीं है आपके पास तो टीसीएस के प्रोविजंस कहते हैं उस केस में आप 5% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। बट स्पेसिफिकली अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपके बायर के पास पैन नहीं है तो उस केस में आप 0.1% की जगह 1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज, दूसरा प्रोविजो क्या कहता है? अगर आपका किसी और सेक्शन में, किसी और प्रोविजो में टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो आपके ऊपर टीसीएस के प्रोविजोस नहीं लगेंगे। जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है वो है कि सेलर के ऊपर एप्लीकेबल कब होगा। फ्रेंड्स, ये किसी छोटे सेलर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल तब होगा जब आपकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से ज्यादा है, तब आपके ऊपर इस सेक्शन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और आप कैसे चेक करोगे 10 करोड़ से ज्यादा है? तो फ्रेंड्स, आई थिंक उसके लिए हमारी आईटीआर होती है और उस केस में तो टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल होता है। तो कैसे चेक करेंगे? दिस इज नॉट अ बिग डील, वो हम लोग सब कर सकते हैं। अब हमने जो पढ़ा उसको एक बार हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायर की और हम बात कर रहे हैं सेलर की। टीसीएस सेलर को कलेक्ट करना है। कब कलेक्ट करना है? सबसे पहले तो एप्लीकेबल कब होगा? जब उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। और वो कब कलेक्ट करेगा? जब कंसीडरेशन 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। अगर आपके बायर के पास पैन नहीं है, अगर पैन नहीं है तो उस केस में वो 0.1% टीसीएस की जगह 1% कलेक्ट करेगा। अदरवाइज आपका जो रेट है वो 0.1% है। सो दीज आर द प्रोविजंस जो कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी समरी एक बनाऊं तो यहाँ पे मैंने बना दी।
अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि 50 लाख की ज्यादा की कंसिडरेशन के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो अगर सपोज एक पर्सन है, सपोज मिस्टर एक्स, उनके साथ मैंने जो ट्रांजेक्शन की वो 40 लाख तक की, तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ट्रांजेक्शन की 60 लाख की, तो फ्रेंड्स 50 लाख तक कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो 50 लाख के बाद की जो मैं पेमेंट करूंगी, जो 10 लाख की पेमेंट करूंगी, उसके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, जो कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करना जरूरी समझा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसकी रिटर्न जो जाएगी वो 27 EQ जाएगी, और ये क्वार्टरली जाएगी फ्रेंड्स, जो कि टीसीएस की रिटर्न आमतौर पे जाती है। और आप इसे जमा कैसे करेंगे, तो अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर आपने अक्टूबर में किसी से टीसीएस कलेक्ट की है, तो आपको उसे नवंबर तक, 7 नवंबर तक सरकार के खाते में उसको जमा करना है। तो दीज आर द डेडलाइंस जो कि मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अभी एक सेक्शन और है, तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने जा रही हूँ सेक्शन 194O की। ये कब एप्लीकेबल होगा, तो सबसे पहले ये तब एप्लीकेबल होगा जब ट्रांजैक्शन हो रही है एक ई कॉम ऑपरेटर और ई कॉम पार्टिसिपेंट के बीच। जब मैं ई कॉम ऑपरेटर की बात करती हूँ, तो मेरे जहन में Amazon, फ्लिपकार्ट, अर्बन क्लैप, इन सारे लोगों के नाम आते हैं। तो अब ट्रांजैक्शन हो रही है ई कॉम ऑपरेटर और ई कॉम प्लेटफॉर्म, ई कॉम पार्टिसिपेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इस केस में चाहे हम सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, या फिर हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस काटना है। और ये जो टीडीएस कटेगा, ये फ्रेंड्स ग्रॉस अमाउंट पर, ग्रॉस ऑफ सच सेल्स पे कटेगा। अच्छा, जब हम ग्रॉस ऑफ सच सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो फ्रेंड्स होता क्या है, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझूं, अगर मैं एक ई कॉम पार्टिसिपेंट हूँ, ठीक है, समझ लीजिए मैंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 100 रुपए की सेल करी, और मान लेते हैं उसके ऊपर 18 रुपए का जीएसटी था, ठीक है, तो ये होगी 118 की मेरी ग्रॉस सेल। अब सबसे पहले तो ये सेक्शन कह रहा है कि ग्रॉस के ऊपर कटेगा, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो पूरे 118 के ऊपर मेरा जो टीडीएस है वो कटेगा। अभी तक इसके ऊपर हालांकि क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजंस कहते हैं कि जीएसटी पोर्शन के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, बट अगेन यहाँ पे सेक्शन में स्पेसिफिकली ग्रॉस अमाउंट को यूज किया है टर्मिनोलॉजी। सो ये एक मेरे को कंफ्यूजन है कि जीएसटी इंक्लूड होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज, इसमें इस ग्रॉस अमाउंट को ग्रॉस इसलिए भी कहा जाता है कि ये जो 100 रुपए है ना, इसमें आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, इसका कमीशन, इसकी फीस, क्योंकि आप उसका प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी गुड्स या सर्विसेज को बेच रहे हो, तो उसके लिए वो फीस लेता है, तो इसमें वो फीस भी इंक्लूड होती है। तो अगर मैं ग्रॉस अमाउंट की बात करूं, तो ग्रॉस अमाउंट में आपका जीएसटी भी आ जाता है, और जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी फीस चार्ज कर रहा है वो भी आ जाता है। तो उन दोनों के ऊपर, और प्लस आपका जो सेल अमाउंट है वो भी इसमें आता है, तो इस पूरे अमाउंट के ऊपर आपका टीडीएस कटेगा। हालांकि अभी इसके ऊपर कुछ एफएक्यू नहीं आया है, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसिडरेशन है मेरा, इसको मुझे लगता है इसको सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए, बट आई होप जल्दी ही क्लैरिफिकेशन आए। बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग अभी पूरे ग्रॉस अमाउंट यानी पूरे 118 रुपए के ऊपर आपका टीडीएस कटेगा। आगे बढ़ते हैं, कब कटेगा, पेमेंट के टाइम पे या फिर क्रेडिट के टाइम पे, विच एवर इज अर्लियर। ओके, नाउ अब डिडक्शन कब नहीं होगा, आप कब इस सेक्शन से बच सकते हैं। आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, नंबर 1।
आपने जो सेल करी गुड्स या सर्विस की वो आपने 5 लाख तक की करी। और तीसरी चीज, आपने ई कॉम ऑपरेटर को अपना पैन दे दिया। अगर आप ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आपका इस सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरी चीज, अगर आपका किसी और प्रोविजो में टीडीएस कट चुका है तो भी आपका इस सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। एंड अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो दिस इज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर। अब ये क्या कहता है, ये कहता है स्पेसिफिकली देखिए इस सेक्शन में आपका टीडीएस तभी कटेगा जब आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बेसिकली उस नेचर की है जहां पे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने गुड्स को या अपनी सर्विसेज को या दोनों को बेच रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ई कॉम ऑपरेटर को कोई फीस दे रहे हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़न को बोला कि आप मेरा, हाइपोथेटिकली मैं बोल रही हूँ, मैंने अमेज़न को बोला कि आप मेरा एडवर्टाइजमेंट अपने प्लेटफॉर्म पे चलाओ। तो उसके लिए अमेज़न ने ऑब्वियसली मुझसे कुछ फीस चार्ज की, उससे मुझसे एडवर्टाइजमेंट फीस चार्ज की। तो उस केस में क्या मैं अमेज़न का जो टीडीएस है वो यहाँ पे मेरा कटेगा? नहीं फ्रेंड्स, ये एक क्लैरिफिकेटरी नेचर की ट्रांजैक्शन है जो कि इन्होंने इस प्रोविजो से क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट को होस्ट करने के लिए कुछ पैसे दे रही हूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो उस केस में ये सेक्शन में मैं फॉल नहीं कर रही। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नाउ अगर कोई डिफिकल्टी आती है आपको इस प्रोविजन को समझने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्कुलर निकाल देगा। और दूसरी चीज, जो टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। ऐसा इसलिए कराया गया है फ्रेंड्स, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो एक बड़ा बंदा है और जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स है वो एक छोटे बंदे हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो उनके लिए इजी है ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ना। सो दैट इज द रीजन इस सेक्शन में टीडीएस काटने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। इन द सेंस अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट उसको पैन नहीं देता तो आपको ज्यादा रेट पे टीडीएस काटना है। ये सारी चीजों का, बातों का ध्यान रखना, आपसे पैन कलेक्ट करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम है। सो दिस वाज द सेक्शन फ्रेंड्स। मैंने इस पूरे वीडियो के थ्रू सारी बातों को अच्छे से कवर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी अगर कुछ क्वेरीज हो या फिर अगर आप अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।